तो नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं आज पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई और एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, जो कि इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको फिर एग्जाम के समय में 10 दिन पहले आपको इसमें से मात्र 30 क्वेश्चन दिया जाएगा या 25 क्वेश्चन, और उसको आप याद करके चले जाते हैं तो एग्जाम में मतलब कि 99% संभावना रहती है कि ये फंस सकता है सवाल। तो चलिए, सबसे पहला हम सवाल लेकर चल रहे हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्त, लोकतंत्र किसे कहते हैं। पहला हमारा सवाल है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो चलिए, हम इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि मतलब कि क्या है ये, क्या नहीं है। तो लोकतंत्र हम लोग समझेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोक, लोक माने होता है जनता, जनता। या तंत्र, तंत्र माने होता है शासन। क्या होता है? तंत्र माने शासन होता है। तो यानी इस तरह से अगर देखा तोड़ा जाए तो जनता के शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन इतना से आपका 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन सभी सवाल को देखिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। अभी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई प्रतिनिधि विधायक ही है, उसको हम लोग वोट देते हैं, उसको हम लोग जिताते हैं, और वो हमारे लिए क्या करता है? काम करता है। तो वही बात हुआ कि माध्यम से अपने ही ऊपर हम लोग शासन करते हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से अपने ही ऊपर। वो प्रतिनिधि हमारा बात जाके सांसद में रखेगा तो हमारा ही काम किया, तो उसमें उसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसमें सभी वर्गों के लोगों को शासन में हिस्सा देती है। लोकतंत्र कहती है कि सभी वर्ग के लोग रहेंगे, इसमें एक विशेष वर्ग की बात नहीं होती है। साथ ही आज़ादी बनाए रखने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में आज़ादी है, और जिस देश में आज़ादी नहीं है वो राजतंत्र देश है। तो हमारा देश में आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खेल कर सकते हैं, मैंने कोनो काम कर सकते हैं। तो चलिए, और एक देखिए, ये अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। आप इस परिभाषा को लिखकर इस बात को जरूर लिखेंगे तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेगा दोस्त। तो आप जरूर इसको याद कर लेंगे। तो चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू। तो पहला क्वेश्चन का आप आंसर इसी में से उतार सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर भी इसको सेंड कर सकता हूँ, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला हमारा सवाल है दोस्त, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो देखिए दोस्त, जब स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए कि किसी किसी का, सबका घर में नहीं है, दिल पर नहीं लेना है, इस बात को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। शायद आप देखबे किए होंगे, जैसे अगर एक ही रूम घर में है और उसमें लड़का भी है और लड़की भी है, तो लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़की को सरकारी स्कूल में। यहाँ पर भेदभाव हुआ। इसी तरह से खान पान में भेदभाव होता है। एगो लड़का है तो उसको बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है, लड़की को सुविधाएं नहीं दी जाती है। लेकिन सभी लोगों को ऐसा घर में नहीं है। तो यह लैंगिक विभेद है। ये क्या है दोस्त? लैंगिक विभेद। जब पुरुष और स्त्री में भेदभाव किया जाता है, आपके ही घर में होता हो, तो लैंगिक विभेद, चाहे इसको लैंगिक असमानता कहते हैं। दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है। तो आइए समझते हैं। तो लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच किए जाने वाला भेदभाव को लैंगिक विभेद कहा जाता है। ठीक, लैंगिक असमानता भी कहा जाता है, और भारत सहित पूरे विश्व में लैंगिक असमानता है। केवल भारत में ही लैंगिक असमानता नहीं है, पूरा विश्व में लैंगिक असमानता है। जैसे शिक्षा में भेदभाव, देखिए शिक्षा में भेदभाव देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि दो भाई हैं और 2 बहन हैं। तो देखिएगा क्या होता है, दोनों भाई जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, प्राइवेट स्कूल में, 2 बहनें जो होगी सरकारी स्कूल में। अब बताइए, ये यहाँ पर लैंगिक विभिन्नता हो गया, लैंगिक असमानता हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा ऐसा बात होता है जिसमें लैंगिक असमानता हम लोगों को देखने के मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे खान पान में,
तो भैया खाई का किशमिश छोहाड़ा काजू, आ तू खाली दाल भात खाए के बाद लड़की लोग के का दाल भात। तो देखो खाना में भी का हुआ, लैंगिक असमानता हुआ, रहन सहन में, घर के मेरे रीति रिवाज में लड़का के मन में जो आएगा वो करेगा, लेकिन लड़की नहीं करेगी, ये असमानता है। चलिए ये देखिए यहाँ पर एक सवाल का ही आंसर है, ऐसे ही सवाल पर पढ़ लेते हैं। सत्ता की साझेदारी, हाँ सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? यह सवाल जो है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इस सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सत्ता में देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अमीर रहता है, गरीब रहता है, निम्न वर्ग के रहता है। तो सभी लोगों को एक ही मत देना है, सभी लोगों को एक ही मत, ये ना कि अमीर है तो ढेर वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। माने लैंगिक यहाँ पर सबको सत्ता में साझेदारी है, सबको सत्ता में साझेदारी है, किसी भी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सब लोग देगा वोट। और इसी तरह से जाएंगे सब जगह पर का है, जैसे कोई सी सरकारी अब दफ्तर में जाइए, चाहे आप बैंक में जाइए, सभी जगह क्या है आपको सभी वर्ग को छूट है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं रहेगा सभी वर्गों का तो ये लोकतंत्र नहीं प्रजातंत्र हो जाएगा। इसमें सभी वर्गों के लोगों को शासन में हिस्सा देती है, सभी वर्ग यानी सभी धर्म, जैसे सभी जात हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, सनातन धर्म है, हम भी सनातनी है मतलब कि, लेकिन सनातन धर्म, लेकिन सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है, आपको पता होगा। साथ आज़ादी बनाए रखने की शक्ति भी होती है, लोकतंत्र में आज़ादी भी रहती है, किसी में सत्ता की साझेदारी में। तो लोकतंत्र ऐसा है, तंत्र यहाँ पर मिस्टेक है, ये सभी आज़ादी वाली बात है। जिस देश में लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है वहाँ लोकतंत्र सफल रहता है, और जहाँ नहीं दी जाती है वहाँ का लोकतंत्र असफल रहता है। माने जिस देश में सत्ता के लोगों को सत्ता में साझेदार दिया जाता है तो उस देश का लोकतंत्र सफल रहता है, और जहाँ पर नहीं दिया जाता है वहाँ पर लोकतंत्र असफल हो जाता है, यानी वहाँ पर राजतंत्र हो जाता है। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, ये सवाल था दूसरा। और तीसरा नंबर सवाल था, तीसरा सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एमवीवीआई क्वेश्चन है, एमवीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये आप लोगों को एकदम रट के जाना है। एमवीवीआई है, ये बहुत अधिक है, इसका संभावना है फंसेगा ही तो फंसेगा। क्या सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्या सांप्रदायिकता क्या है। तो देखिए भारत में दो धर्मों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है, क्या है, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म। तो दोनों में लड़ाई होता रहता है, तो वो कहता है कि हमारा धर्म बेस्ट है, वो कहता है हमारा धर्म बेस्ट है, यानी ये सांप्रदायिकता है। और राष्ट्र को कुछ बुझबे नहीं करता है, अपना धर्म के चक्कर में पड़ जाता है, और राष्ट्र कहीं पर जाए राष्ट्र के लिए काम नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता होगा। आइए समझते हैं इसको भी। अपने संप्रदाय, अपने धर्म को अन्य संप्रदाय से ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ मानना। जैसे हमारा सनातन धर्म है, हम कहे तुम्हारा धर्म बेकार है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी हम सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, असंप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है दोस्त। तो और अपने धर्म के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है, राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, सांप्रदायिकता होता है। और जो व्यक्ति अब इसको बढ़ावा देता है उसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है। तो चलिए आप ये भी सो रहे हैं 4 नंबर सवाल, मैं आगे के सवाल समझने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्त आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये सभी सवाल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, दिखा दोस्तों। तो इसको आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। और शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ से पढ़ लो, सब एग्जाम में फंसेगा। तो चलिए आइए देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। देखिए भारत में अनेक धर्म हैं, भारत में अनेक धर्म हैं, लेकिन किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है हमारे संविधान के अनुसार। तो भारत एक ऐसा देश हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश हुआ, अच्छा राज्य भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ये सवाल जो ऑब्जेक्टिव में फंसेगा कि बताइए भारत कैसा देश है, तो भारत एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आइए समझते हैं इसको भी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का पर्याप्त है। किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। चूंकि हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय यानी धर्म के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमारा भारत देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो यानी हमारा भारत देश का कोई भी धर्म विशेष नहीं है, हम माने धर्मनिरपेक्ष हैं। और जिस देश में लोकतंत्र हो जाता है दोस्त, वहाँ पर वो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको सवाल समझ में आएगा। आप जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, पढ़ के जाए, गर्दा उड़ा कर आए एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे परीक्षा में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? माने जो ज़्यादा सांप्रदायिकता फैला रहा है तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है, तो उसको सद्भाव करना है कि नहीं, तुम्हारा भी धर्म बेस्ट है, मेरा भी धर्म बेस्ट, सबका धर्म बेस्ट है, इससे देश के लिए खतरा होगा। तो ये सब बढ़ावा देता है सब राजनीतिक पार्टी वाला दोस्त। आइए समझते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सब काम मत करिएगा। चलिए आइए समझते हैं क्या है। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए मैं समाज को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। समाज को जागरूक करना पड़ेगा। क्या दोस्त? समाज के जागरूक करना पड़ेगा। समाज के जागरूक करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है। समाज को जागरूक करना पड़ेगा और सभी धर्म समान है। सब समाज को समझाना होगा कि सभी धर्म समान है, धर्म में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आस्था है, आप भी मानिए, सब मानिए, सभी धर्म को बराबर मानिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और लोगों को यह समझाने की जरूरत होगी कि हम सभी भारतवासी हैं और यहाँ सभी संप्रदाय समान हैं। भारत में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर करता है। इन लोगों को बताना होगा और ऐसा कर सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, आपके आसपास में इस्लाम धर्म वाले लोग होंगे, हमारे पास में भी इस्लाम धर्म वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म विशेष है, हमारा धर्म विशेष है। कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, बैठकर खाते हैं साथ में। उनके घर में शादी में वो जाता है, उसके घर में वो, मेरे घर में वो आता है। तो देखिए, ये सांप्रदायिक सद्भाव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव। तो देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव कैसे होगा आप ये समझ रहे होंगे। चलिए, आप इसका भी लिख सकते हैं सब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सवाल है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? लगता है इसमें भी दो सवाल है। तो देखिए, जब किसी समाज में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर समाज को बांट देता, देखिए, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के, समाज के, मतलब कि बांट दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक गांव में 5 जाति के लोग रहते हैं, तो क्या किया, उस जात के आधार पर अपना अलग रह रहा है, वो अपना जात के आधार पर अलग रह रहा है, वो अपना जात के आधार पर वो अलग रह रहा है। तो ये क्या है? विभाजन है, समाज का विभाजन हो गया। लेकिन जब यही लोग भले ही अलग अलग जात के लोग हैं, लेकिन समाज में भिन्नता है, केवल भिन्न है, लेकिन सब लोग एकता के भावना से रहते हैं, तो इसको सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। और यही जब समाज बट जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो वही बात है, जब किसी समाज में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर समाज को बांट देना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। और जब यही समाज मान लीजिए जाति, धर्म, भाषा, धर्म के आधार पर अलग अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं, तो इसको सामाजिक विभिन्नता कहते हैं, जो इसमें सवाल नहीं है। चलिए, 2 मार्क्स में बनेगा सवाल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्या है? 2 प्रावधान जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बताते हैं, बताइए। चलिए, यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है। 2 प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आखिर भारत काहे धर्मनिरपेक्ष है? इसमें हम 3 पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए, भारतीय संविधान में किसी ही धर्म को राजकीय धर्म नहीं दिया गया। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, कोई भी धर्म हमारा विशेष धर्म नहीं है। सभी धर्म कहता है संविधान कि सभी धर्म एक समान है। तो पहला, तो इसलिए हम लोग क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपना धर्म मानेगा और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्त।
जरूर आपको समझ में आ रहा है। तो भारत का है धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको समझ रहे हैं, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया है। जो व्यक्ति चाहेगा जो धर्म को मान सकता है और उस धर्म को शांतिपूर्वक प्रचार प्रचार कर सकता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल, तो ये हमारा कितना सवाल हुआ, 8 नंबर। ये उत्तर नहीं है, उत्तर यहाँ जाना चाहिए था। तो 2 प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आपको फास्ट लगता है तो आप क्या करेंगे, स्पीड थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर, तो देखिए जब किसी व्यक्ति से आप कर्जा ले लेते हैं और वो व्यक्ति को आप कर्जा नहीं चुकाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके अपने घर में खाना पर क्या करेगा, आपको रख लेगा। तो आप जब तक वो चाहेगा तब तक आपको रखेगा, चाहे आपका दादा परदादा से चल रहा आ रहा है चाहे आपसे शुरू हुआ हो। तो इसको क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। आजकल ये बहुत कम हो गया है, न के बराबर है। तो आइए समझते हैं। पुस्तक खानदानी रूप से नौकर बने रहना, माने तार खानदाने पहले से का रहे नौकर, तो तू पढ़ के अपन खानदान के नौकर से मालिक बनावे के कोशिश करो। तू ही कर सकल ना, तो अब कहब कि हमारा अहन भैया तो ऊ कह दिहन ना, पहले तू प्रयास करो तब तहार भाइयों प्रयास करके तू बहुत आगे जीव बबुआ। तो चलो अब देखो, तो नौकर बने रहना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। ऐसे नौकर जिनके दादा पिता स्वयं आने वाले पीढ़ियों भी बेगारी करती हो तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको समझा भी दिया हूँ। फास्ट है तो फास्ट अगर पढ़ा रहे होंगे तो थोड़ा कमेंट में आप लोग इस बात को बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बता दें, थोड़ा माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त, इससे घबराने वाली नहीं है। मैं कुछ ही दिनों में यानी 20 क्या बोलते हैं 29 तारीख से मैं अच्छा से आपको साउंड देने लगूंगा। ठीक है, कोऑपरेट करिएगा दोस्त, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आपका 450 प्लस नंबर आने की मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। हर सब्जेक्ट का सवाल मैं कराऊंगा दोस्त, हर सब्जेक्ट का। आप ये इतना आपसे वादा है हमारा। चलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ऑफलाइन क्लास है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है सवाल, आगे सवाल है अनुच्छेद 15 के बारे में लिखिए। अनुच्छेद 15 के बारे में आप लिखिए। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्त, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति अथवा जन्म के आधार जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हमारे साथ आप भेदभाव करते हैं, मान लीजिए हम सनातनी हैं, कोनो हमको मान लीजिए ईसाई धर्म वाला, चाहे इस्लाम धर्म वाला, चाहे सिख धर्म वाला मेरे से भेदभाव करता है, तो अनुच्छेद 15 के तहत मैं उस पर कार्रवाई कर सकता हूँ। ये कानून बनाया गया है दोस्तों। चलिए तो आप समझ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, अब ये महिला पुरुष में लिंग के आधार पर होता है ना, ये भी अनुच्छेद 15 के तहत अपने मतलब कि क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन लड़कियां ऐसी करती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है हमारा समाज के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए। तो अनुच्छेद 19 में देखिए, ये दोनों सवाल एक में मिला के आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, माने कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, बजाय दूसरे को कुछ ना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप दारू पी के रोड पर सो गए तो आपका स्वतंत्रता है, नहीं, वो दूसरा का परेशानी है, इसलिए वो स्वतंत्रता वाली बात नहीं है। आई आप अपने घर में डीजे बजा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बगल वाले को परेशान कर रहे हैं, बेचारा हार्ट अटैक से बीमार है, आई आप ढिचुक ढिचुक कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अब भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने का, निवास करने का और व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में 370 का धारा हटा था, तब ऐसा हुआ था, वहाँ पर दूसरा कानून चलता था, लेकिन अब वहाँ पर भी भारत का कानून चलता है दोस्तों। ठीक है, आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं भारत का निवासी हूँ, बिहार के निवासी हूँ, मैं चाहता हूँ कि कहाँ चले जाऊँ, दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में भी जाकर रह सकता हूँ। आपके ऐसे उदाहरण भी होगा कि कहीं जाकर बस गया है, चाहे लेखक के बारे में पढ़ते हैं, वो था वहाँ तो वो चल गया वहाँ, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर सवाल देखिए, इस सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत, ये MVVI सवाल है, ये MVVI क्वेश्चन है बाबू, ये MVVI क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसका। भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या क्या है? देखिए, भ्रूण हत्या गर्भ में ही भ्रूण के लिंग का जांच करके, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। मशीन के जांच करा के लड़की होने की स्थिति में, अगर उसका लिंग जांच हुआ, अगर लड़की निकली तो लड़की की स्थिति में उसकी हत्या करा देना ही प्रवृत्ति को भ्रूण हत्या, माने उसके माँ के गर्भ में ही उस बच्ची का क्या कर देना? हत्या कर देना। क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। जानते ही क्या लिए है? सबसे मेनली दहेज प्रथा को लेकर है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, हिंदी में दहेज प्रथा पर आता है निबंध, जो मैं आपको मात्र 9 गो निबंध लिखवाऊंगा, 9 गो, और 9 आपका क्या हो जाएगा? 9 में से ही एग्जाम में फंस जाएगा, इसका मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून इसे रोकने में सफल नहीं हुआ है, कानून नहीं रोक सकता है अभी तक। भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून को और मजबूत करना चाहिए, माने कानून और मजबूत होगा तबे क्या होगा? भ्रूण हत्या रुकेगा। लेकिन डॉक्टर तो छिपा के कर देता है सब, पैसा के चक्कर में, पैसा भी मुंह मांगा पैसा मिलता है इसमें। और कठोरता पूर्वक पालन करने चाहिए और समाज को भी जागरूक करना चाहिए कि ये गलत चीज़ें हैं दोस्तों। आप समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ आप जरूर कमेंट में क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि मुझे समझ में आया है। मैं ये अपने हाथ से लिखा हूँ आसान भाषा में दोस्तों, आप जरूर लिखें, किताबी भाषा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कुछ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, एक और बात, बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है कि मैं उसको शेयर करूंगा तो हमसे ज़्यादा नंबर ला देगा। ऐसा बात नहीं है। आप चाहेंगे वो आप उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, हर सब्जेक्ट में ज़रूर आप उससे ज़्यादा नंबर लाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 नंबर सवाल था, 12 नंबर सवाल था। तो देखिए 12, 13, ये नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 9 का ये भी नहीं करेगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंग भेद क्या है? तो देखो, रंग के आधार पर व्यक्तियों में जब भेदभाव किया जाता है ना, तो उसको रंग भेद कहते हैं। जिसे आपको गांधी जी के पता होगा, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो अंग्रेज लोग को गोरा कहा जाता था, भारतीय लोगों को काला कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ? नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ। तो वहाँ पर भेदभाव हुआ तो देखिए, उन ट्रेन में जो बैठे थे तो क्या बोला सब अंग्रेज? अरे तुम काला, बाहर भाग, तुमको नहीं बैठना है, ये हमारे लोगों के लिए है। यानी भेदभाव किसके आधार पर? चमड़ी के आधार पर भेदभाव है। तो इसको क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। तो गांधी जी बोले थे कि तुम आज हमको यहाँ से उठा के फेंक रहा है ना, मैं तुमको भारत से उठा के फेंक दूंगा। गांधी जी ने ऐसा काम किया है दोस्तों, आप इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं। जब व्यक्तियों में नस्ल के आधार पर, चाहे चमड़ी के आधार पर, यहाँ पर चमड़ी भी लिख सकते हैं, चमड़ी के आधार पर, गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। चमड़ी के आधार पर इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। अब बताइए, आप मान लीजिए करिया है, आपके साथ कोनो भेदभाव होगा तो आपका मौलिक अधिकार छीना कि नहीं छीना? तो इस मौलिक अधिकार को क्या कर लेता है? छीन लिया जाता है। रंग भेद का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, जिसे हमारे गांधी है ना राष्ट्रपिता, वहाँ के ये राष्ट्रपिता है। अमेरिका के क्या कहलाता है? गांधी। तो क्वेश्चन बनने का ऑब्जेक्टिव, अमेरिका के गांधी किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी कहते हैं। तो नस्ल का विरोधी कौन था? माने रंग भेद का विरोधी कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है आगे बढ़ता हूँ दोस्त। कितना क्लास हो गया है? 24 मिनट, और 3-4 मिनट देते हैं, पढ़ा देते हैं दोस्त। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जातिवाद। देखिए दोस्तों, ये मैं इस परिभाषा को, ये देखिए किताबी का परिभाषा है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, किताब में से लिख दिया हूँ, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग कॉपी पे उतार सकते हैं, ये उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। जब कोई राजनीतिक दल में कोई पार्टी का अध्यक्ष होता है, अगर वो का कोई कारणवश उस पद को खाली हो जाता है,
तो उसमें अपने सगी संबंधियों रिश्तेदारों को पार्टी के महत्तम पद पर क्या करना, उसको बैठाना, ये क्या है, जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, इसको परिवारवाद भी कहते हैं। या अपने, इसी में और भी लिख सकते हैं, या अपने संगे संबंधियों को टिकट देना, विधायक का, सांसद का, तो ये क्या है, परिवारवाद है, जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, सब एक ही है। आइए इसमें थोड़ा सा पढ़ें। अपने जाति के अन्य जातियों से ऊंचा और विशेष, गलत, ये सब बात नहीं लिख रहा है, ये नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया है इसको आप नोट कर लेंगे, ये सवाल आसान है आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात, ये दूसरा सवाल था, नहीं जातिवाद था, सॉरी, परिवारवाद यहाँ पर है, किसी जनप्रतिनिधि के इस्तीफे या तो ये सब वही बात है। ग्राम पंचायत के कार्य, ऐसे ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर हम देखते हैं वही और क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा चलिए इसको बता ही देते हैं। तो देखिए इसमें लगता है कि एक और क्वेश्चन है, हाँ एक यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ग्राम पंचायत के नहीं दो कार्यों का वर्णन करें। तो आपको मुखिया जी क्या कराते हैं पता नहीं है, पता होगा। पंचायती क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना। पहल का नंबर क्या करते हैं, वार्षिक योजना बनाते हैं कि माने एक साल में हमको क्या क्या करना है, गली कहाँ बनवाना है, नली कहाँ बनवाना है, चबूतरा कहाँ बनवाना है, ये सब एक साल में वार्षिक योजना इसको कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में सहयोग, जैसे मान लीजिए आ गया था कोरोना महामारी, तो मुखिया जी आपको मास्क दिए थे, साबुन दिए थे, याद है, तो महामारी में भी सहायता करते हैं, दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या हुआ, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। सामुदायिक कार्य माने जो समाज के लिए कार्य होता है उसमें सहयोग करना, ठीक। नली गली बनवाना उनका ही काम है, लाइट उइट लगवाना उन्हीं का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, संघीय शासन की विशेषता को लिखे। संघीय शासन की विशेषता को लिखिए। तो देखिए संघीय शासन की विशेषता यहाँ पर 2 दिया है, तो ऐसे ही हम देखिए, संघीय शासन की विशेषता है कि वहाँ पर लिखित संविधान होता है और संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है। लिखित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान होता है। संघीय शासन की विशेषता है कि वहाँ पर लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है, और वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है। तो ये संघीय शासन की 2 विशेषता एग्जाम में 2-4 बार लड़ा हुआ है दोस्त, तो आप जरूर इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है यहाँ का, महापौर पंचायती राज क्या है। चलिए तो हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको इसमें से मात्र आपको 100 दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिला के कराऊंगा दोस्तों। अब फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको 30 सवाल मैं कराऊंगा, तो आप ज़रूर इस सभी सवालों को क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अब आसान भाषा में है, एक जो मैंने बोला है वो आप लोग लिख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है दोस्त। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।